नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैं राहुल की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। शक्ति को बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। बता दें, राहुल गांधी ने कहा था कि हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इस शब्द को उठा लिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के हमले के बाद पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने आसुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात की, जिससे भाजपा एवं प्रधानमंत्री बिलबिला गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि ये लोकसभा चुनाव आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच होगा, जिसमें जीत दैवीय शक्ति की होगी। उन्होंने कहा कि अब ये देश आसुरी शक्ति से नहीं, दैवीय शक्ति से चलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अब ये देश आसुरी शक्ति से नहीं, दैवीय शक्ति से चलेगा। उन्होंने कहा कि 10 साल जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में आपकी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चे निकाल रही थी, तब शक्ति की उपासना याद नहीं आई। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कौन सी शक्ति आपको चुप रख रही थी? जब महिला पहलवान सड़क पर थी और ब्रजभूषण भीतर आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? ये चुनाव दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच होगा और जीत दैवीय शक्ति की होगी। जीत राहुल गांधी की होगी, जीत इंडिया गठबंधन की होगी, जीत इस देश के नौजवान की होगी, जीत इस देश के किसान की होगी, जीत भारत मां की होगी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो अरुण जेटली मेरे पास आए और कहा कि जमीन अधिग्रहण के मामले पर मत बोलो। मैंने कहा क्यों ना बोलूं, ये जनता का मामला है। उन्होंने कहा कि अगर बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। मैंने भी कहा कि लगाइए केस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ईडी ने 50 घंटे पूछताछ की और एक अफसर ने मुझसे कहा कि आप किसी से नहीं डरते हैं, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम के बिना नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई सभी संस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को एक मशीन दिखा दीजिए, खोलकर हमें दिखा दीजिए ये मशीनें कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया। फिर हमने कहा कि इसमें जिससे कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, मशीन चलाइए, कागज की गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता है कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मुंबई के धारावी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। उन्होंने नौकरशाही में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के कम प्रतिनिधित्व की बात करते हुए कहा कि हालात बेहद खराब है। राहुल ने कहा कि जब ये मुद्दा उठाते हैं तो पीएम मोदी डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंदर के सिस्टम को जानता हूं, इसलिए मोदी जी डरते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बीच बिहार के लिए सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में इस पर मोहर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है और केवल 1 या 2 सीटों पर मुद्दे बचे हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। ये अंतिम चरण में है, 1 या 2 सीटों को लेकर कुछ मुद्दे हैं, लेकिन सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। जिन राज्यों के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं उनमें गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के ट्रांसफर का भी निर्देश दिया गया है। वैसे चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादले का फैसला सामान्य कदम के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों की हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि उनकी अयोग्यता पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही इस सवाल की जांच करने पर भी सहमत हुआ कि क्या हाल ही में घोषित नए उपचुनाव को निलंबित किया जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से झटका दिया है।
एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे तक देनी होगी। इसमें वो जानकारी भी शामिल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर है और जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दलों का मिलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, इसने तो ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वो इसका हलफनामा दे कि उसने सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई को अल्फा न्यूमेरिक नंबर और बॉन्ड की क्रम संख्या सहित सभी विवरणों का खुलासा करना होगा। इसने कहा कि अगर कोई खरीदा या भुनाया गया हो तो चुनाव आयोग एसबीआई से डेटा मिलने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर उसको प्रकाशित करेगा। चुनाव बॉन्ड पर आज जानकारी अधूरी देने पर एसबीआई की सीजेआई ने खिंचाई की है। सीजेआई ने राजनीतिक दल के प्रभाव की आशंका जताते हुए कहा कि हम मान रहे हैं कि आप यहाँ राजनीतिक दल के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि फैसला साफ था कि सभी जानकारियां का खुलासा किया जाना चाहिए, चुनिंदा ना हो। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कुछ भी दोबारा नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। तृणमूल कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के लिए साल 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले लोगों की पहचान को लेकर अजीब तर्क दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि उनके पार्टी दफ्तर में अज्ञात लोग आए और सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड दे गए। उन्हें नहीं पता ये चंदा किसने दिया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को छापा है। रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू ने अप्रैल 2019 में मिले 13 करोड़ रुपए में से केवल 3 करोड़ देने वाले डोनर्स की पहचान बताई है। वहीं टीएमसी ने किसी भी डोनर का नाम नहीं बताया है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कल आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। इसके लिए उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियम चुनाव प्रचार के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी कारण से 1975 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगर भाजपा ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया है तो चुनाव आयोग को हम सभी को ये बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों आवश्यक था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना है। टी सौंदरराजन के पास पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। सौंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थी। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार 17 मार्च को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें 18 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। अब जानकारी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया है। पार्टी ने कहा है कि जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है तब उन्हें बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। चीन की सेना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा किया है। उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का आंतरिक हिस्सा है। चीन ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल दौरे का भी विरोध किया था। चीन का ये बयान भारतीय सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल के निर्माण के जरिए अपनी सैन्य मजबूती की कोशिश के बाद आया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है। -12 डिग्री तापमान के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 13वें दिन भी जारी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वांगचुक ने 6 मार्च से आमरण अनशन शुरू किया है। हालांकि सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही है और मीडिया भी इस खबर पर पर्दा डाले हुए है। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों ही क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए लोग थे। लेकिन जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से कई ज़्यादा मजबूत है। लेकिन सच ये है कि इस चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका में अब लोकतंत्र खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो पूरे देश में खून खराबा हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।